डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भारतीय एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सोनी, पीजीटी बायोलॉजी। आज फिर से आपके सामने अपन जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने एक यूनिट स्टार्ट की थी, इसका नाम था जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स। 9th यूनिट थी, मैक्सिमम मार्क्स, डिवाइडेशन, ये सब डिस्कशन अपन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके अंदर से अपन ने एक टॉपिक लिया था, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के वंशागति के नियम। इसलिए वीडियो के अंदर अपन ने इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। इसके अंदर बेसिक जेनेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन अपन ने किया था। जेनेटिक्स क्या है, वर्ड का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, मेंडल क्या था, कैसे काम किया था, मेंडल के सक्सेस के रीज़न क्या थे, मटर के प्लांट को चूज करने के क्या क्या रीज़न थे, ये सब चीज़ें अपन ने देखी थी। अब अपन आज बात कर रहे हैं मेंडल ने जो काम किया था उसके अंदर, अपने काम के अंदर जो जो वर्ड्स उसने यूज में लिए थे, यानी जेनेटिक्स के अंदर जो जो वर्ड्स यूज में लिए गए थे। इट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी क्या है, कौन कौन से टर्म्स यूज में लिए गए थे, उनका क्या मीनिंग है, वो वर्ड्स किस साइंटिस्ट ने दिए थे। यहाँ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मेन शब्दावली, जेनेटिक्स की शब्दावली, आनुवंशिकी की शब्दावली, या इसको टर्मिनोलॉजी भी कह सकते हैं। कौन कौन से शब्दों के अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फैक्टर या कारक, युग्म विकल्पी या एलील, जिसको अपन एलियोमॉर्फी कह सकते हैं, विस्थल या लोकस, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, जिसे भी बोलते हैं होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप, जिसे अपन जीनोटाइप व फिनोटाइप भी कहते हैं, F1 व F1PD, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण, पनेट वर्ग या चेकरबोर्ड, व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस, एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और द्विसंकर संकरण और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये मेन कुछ शब्द हैं जो जेनेटिक्स के अंदर बार बार में यूज में आते हैं अपने। तो सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि इन शब्दों के बारे में अपन डिटेलली स्टडी कर ले, इससे बार बार में आगे ये वर्ड आए तो अपने क्लियर रहे। तो सबसे पहले अपन वर्ड काम में लेते हैं फैक्टर या कारक। देखो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कारक कोई अलग शब्द नहीं है। कारक वर्तमान समय के अंदर जो अपन जीन शब्द को उपयोग में लेते हैं उसे ही कारक कहा गया था। पहले जेनेटिक्स की जब स्टार्टिंग हुई थी मेंडेलियन काल के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर जीन को कारक कहा गया था। हालांकि मेंडल ने भी कारक शब्द का यूज नहीं किया था। कारक शब्द जो है वो कोरेंस ने, कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने यूज किया था। तो व्हाट इज फैक्टर, कारक है क्या। कारक जो आज के समय में अपन जीन की डेफिनेशन देते हैं वो उस समय पर कारक था। बस आपको ये ध्यान में रखना कि आज जो जीन है वो उस समय पर कारक था। तो कारक क्या हो गए, वंशागति की एक इकाई। वंशागति का मतलब आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया। तो वंशागति की एक इकाई है जो किसी लक्षण को प्रकट भी करते हैं और उस लक्षण को अगली पीढ़ी में लेकर भी जाते हैं। समझ गई होंगी, आज जो जीन का काम वही कारक है। वंशागति की इकाई जो एक लक्षण को प्रकट करे और उस लक्षण को वंशागति के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, उसे कारक या फैक्टर कहा जाता है। कारक शब्द जो है, इनमें से बहुत सारे शब्द जिन जिन वैज्ञानिकों ने दिए थे वो बच्चों आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो देखो आपको बता देता हूं कि कारक शब्द जो है, जिसे अपन फैक्टर कहते हैं, ये शब्द दिया था कार्ल कोरेंस ने। मेंडल ने इसी शब्द का नाम दिया था एलिमेंट। एलिमेंट शब्द जो दिया था वो मेंडल ने दिया था। और जो प्रेजेंट टाइम के अंदर अपन जीन शब्द का उपयोग करते हैं, ये आपको मैं पहले भी बता चुका था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन पूछा जाता है। जीन शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। जीन जो वर्तमान में अपन कारक को जगह पर जीन का यूज करते हैं, वो शब्द जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो कारक शब्द का यूज किया था कोरेंस ने, एलिमेंट शब्द का यूज किया था मेंडल ने, और जीन शब्द का यूज किया था जॉनसन ने। तो पहली शब्दावली के अंदर टर्मिनोलॉजी का अपना पॉइंट हो गया कारक। दूसरा देखते हैं हम युग्म विकल्पी या एलील या एलिलोमॉर्फ। बच्चों ये वर्ड जो है कई बार कंफ्यूजिंग पैदा करता है बच्चों की, ये क्या है, क्योंकि इसका कोई एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन नहीं है, अपन कैसे भी इसको समझा सकते हैं। मगर आपको मैं बिल्कुल सिंपली फॉर्म के अंदर यहाँ पर समझाना चाहता हूँ कि व्हाट इज एलील, युग्म विकल्पी क्या होते हैं। देखो अपन को इस चीज का पता है कि वन जीन वन कैरेक्टर हाइपोथेसिस का पता होना चाहिए कि एक जीन जो होता है किसी एक लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। अपनी बॉडी के अंदर जितने भी लक्षण होते हैं उन सब के लिए पर्टिकुलर एक जीन होता है। जीन की डेफिनेशन आपको पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। एक डीएनए का एक सूक्ष्म भाग है जो एक पर्टिकुलर लक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। तो एक लक्षण के लिए एक जीन होती है अपनी बॉडी के अंदर, और वो जो जीन होती है जिसको अपन एक लक्षण भी कह सकते हैं, एक लक्षण एक जीन, उस जीन के दो विकल्पी स्वरूप होते हैं।
एक जीन जो होती है उसके दो विकल्पी स्वरूप होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन जेनेटिक्स के अंदर बात करते हैं, मेंडल ने जो काम किया था उसमें पादप की ऊंचाई या तने की लंबाई की बात करते हैं, तो तने की लंबाई एक लक्षण हो गया, यानी उसको एक जीन डिकोड कर रहा है तने की लंबाई को, मगर उसके दो विकल्प क्या हो गए, या तो तना लंबा होगा या तना होना होगा, तो दो विकल्पी स्वरूप हो गए ना। तो सेम जितने भी जीन होते हैं उन सब के दो विकल्पी स्वरूप होते हैं, और ये दो विकल्पी स्वरूप जो जीन के होते हैं यही एलील होते हैं, यानी एक जीन के दो एलील होते हैं, और दोनों एलील की स्थिति क्या होती है, कहां पर पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में आपको बताया था हमने, समजात गुणसूत्र, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं जो पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, वो समजात गुणसूत्र होते हैं। उन समजात गुणसूत्रों के ऊपर जीन जहां पाए जाते हैं, जीन की जो स्थान होता है, जीन लीनियर फॉर्म के अंदर, रेखीय क्रम के अंदर गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं, तो जहां पर जीन पाए जाते हैं उस जगह को बोलते हैं विस्थल, या इंग्लिश में बोलते हैं लोकस, यानी एक रेखीय क्रम के अंदर बहुत सारे जीन्स स्थित हैं, उनमें से जहां पर जीन स्थित है, यानी जो सीट जो है इस जगह है, उसको बोलते हैं लोकस या विस्थल। तो समजात गुणसूत्रों के ऊपर एलील जो होते हैं, किसी भी जीन के दो एलील जो होते हैं, दो समजात गुणसूत्रों के ऊपर समान लोकस पर स्थित होते हैं, कि एक जीन के दो जो एक गुणसूत्र, दो समजात गुणसूत्र जो होते हैं उनके जो दोनों एलील जो होते हैं, दोनों एलील एक क्रोमोसोम के 3 नंबर वाले लोकस पर है, तो दूसरा एलील जो होता है दूसरे क्रोमोसोम के भी 3 नंबर लोकस पे होगा, तो समान स्थिति के ऊपर पाए जाते हैं। तो शॉर्ट में अपन कह सकते हैं कि युग्म विकल्पीय एलील क्या होते हैं, किसी जीन या लक्षण के दो विकल्पी स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों पर समान विस्थल पर पाए जाते हैं, एलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। शॉर्ट में अपन ये कह सकते हैं फॉर्म ऑफ जीन, जीन की एक फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ जीन, ये एक बेसिक वर्ड निकलता है यहाँ। यानी जीन की कितनी फॉर्म होती है, दो फॉर्म होती है, तो दोनों जो होती है वो एलील कहलाते हैं, और दोनों समजात गुणसूत्र पर समान विस्थल पर पाई जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये एक क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम, इसके यहाँ पर एक एलील है, तो दूसरी वाली एलील जो होती है वो इसके सामने बिल्कुल इसी विस्तृत पे होगी। जैसे अपन नॉर्मली जेनेटिक्स आपकी इतनी पढ़ी हुई कि जैसे लंबाई के लिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये अपन लेते हैं, लंबाईपन के लिए तो कैपिटल टी, बोनेपन के लिए स्मॉल टी, पादप की लंबाई से रिलेटेड दो एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर कैपिटल टी है तो दूसरा एलील स्मॉल टी समजात गुणसूत्र के ऊपर समान विस्तृत पर यानी यहाँ पर पाया जाएगा। इसी प्रकार से ये दो क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर स्मॉल टी, तो दूसरा एलील इसका स्मॉल टी हो गया। तो कोई भी जीन या लक्षण के दो विकल्पी स्वरूप या फॉर्म ऑफ जीन जो होते हैं वो एलील कहलाते हैं। हर एक जीन के दो एलील होते हैं। जैसे लंबेपन के लिए बात करें तो अपन जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या है, एलील है। यानी एलील जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, दोनों एलील है, एक एलील एक एलील। युग्म विकल्पी यानी युग्म बनाया है, दोनों विकल्पी स्वरूप है, विकल्प है, यानी जरूरी नहीं कि कैपिटल टी के साथ में कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी भी आ सकता है, स्मॉल टी के साथ में स्मॉल टी भी आ सकता है, तो ये विकल्प है, जोड़े बनाएंगे हमेशा। और ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक जीन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक जीन के दो विकल्पी स्वरूप जो होते हैं ये एलील होते हैं। आगे अपन और डिस्कशन करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। एलील वर्ड किसने दिया था, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि जिन जिन साइंटिस्टों ने ये शब्द दिए थे वहां से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो एलील शब्द जो है वो दिया था, शब्द दिया बेटसन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एलील शब्द भी बेटसन ने दिया था। फादर्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक्स वर्ड भी बेटसन ने दिया था और एलील शब्द भी बेटसन ने दिया था। अगला शब्द विस्थल या लोकस, अभी मैं आपको बता चुका हूं। गुणसूत्रों के ऊपर जीन जिस स्थान पर पाए जाते हैं उसे विस्थल कहते हैं। जैसे अभी बताया मैंने आपको, जैसे ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पर कैपिटल टी वाला एलील है, तो यहाँ पर इसके जस्ट सामने स्मॉल टी वाला एलील है, तो ये जगह जो होती है इसे लोकस कहते हैं। अगला समयुग्मजी या विषमयुग्मजी, इसको अपन नॉर्मली होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एलील आपको मैंने बताया कि दोनों एलील जो होते हैं युग्म में उपस्थित होंगे। अब युग्म के अंदर जैसे एक एलील कैपिटल टी, एक एलील स्मॉल टी है, जब जोड़े बनेंगे तो क्या क्या संभावना है, तीन प्रकार की संभावनाएं बन सकती है, या तो कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, या स्मॉल टी, तीन संभावनाएं बन गई अपने पास, जोड़े बनाएंगे तब। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, देखो पहले वाला जो एलील का पेयर बनाया उसके अंदर दोनों एलील समान है, कैपिटल टी, इसके अंदर दोनों है समान हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर फिर से समान हो गए। तो यहां से इसकी परिभाषा निकलती है समयुग्मजी या विषमयुग्मजी। जब एलील के दोनों सदस्य या जीन के दोनों जो एलील जो होते हैं जब जोड़े बनाते हैं तो दोनों सदस्य अगर समान होते हैं तो उस अवस्था को कहते हैं समयुग्मजी, होमोजाइगस। और जब एलील के दोनों सदस्य असमान होते हैं, यानी एक कैपिटल है एक स्मॉल है,
तो उसको बोलते हैं विषम युग्मजीय या हेट्रोजाइगस। अब आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे ये क्या है समयुग्मजी, ये विषम युग्मजी और ये समयुग्मजी, यानी होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और ये फिर से होमोजाइगस। तो एलील के दोनों सदस्य समान होते हैं तब समयुग्मजी, दोनों सदस्य असमान होते हैं तो विषम युग्मजी। जैसे समयुग्मजी के लिए अपन कैपिटल टी, विषम युग्मजी के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी वर्ड यूज में ले सकते हैं। अब ये शब्द किसने दिया था? समयुग्मजी और विषम युग्मजी शब्द होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस शब्द है, ये शब्द भी बेटसन ने दिया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बेटसन ने ये शब्द दिया था। अगला अपना शब्दावली में टर्म आता है जीन प्रारूप व लक्षण प्रारूप। इंग्लिश में बोलते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। सबसे पहले तो शब्द किसने दिया यही बात कर लेते हैं, कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड किसने दिया था? ये दिया था जॉनसन ने। ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड जो है वो जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। अब होते क्या है जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होते हैं? देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप जीन प्रारूप क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनिज्म यानी किसी भी जीव की अपन बात करते हैं तो उसकी जो जीनी संगठन से संबंधित संरचना जो होती है, उसकी आंतरिक संरचना जो होती है, आनुवंशिक संरचना जो होती है, जीन्स जो होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले, तो जीनी संगठन से संबंधित जो लक्षण होते हैं वो तो जीनी प्रारूप कहलाते हैं। और किसी जीव के बाह्य आकारिकी लक्षण जो देखने पर आसानी से दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। फिर से सुनिए, किसी भी जीव के जीनी संरचना से संबंधित लक्षण जीन प्रारूप और किसी भी जीव की बाह्य आकारिकी से संबंधित लक्षण लक्षण प्रारूप कहलाते हैं। अब दोनों में कौन सी दिखाई दे सकते हैं, कौन सी दिखाई नहीं दे सकते? अब आपको समझ में आ गया कि जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप जो होते हैं वो किसी भी जीव के दिखाई नहीं देते हैं, नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं अपन उनको, मगर लक्षण प्रारूप जो होते हैं वो आसानी से दिखाई दे सकते हैं, उनका अपन एनालिसिस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से और बताता हूँ आपको कि जैसे मेंडल के ऊपर ही बात करते हैं तो मेंडल ने लंबे और बोने पादपों के बीच में क्रॉस कराया था अपनी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, एकल संकरण के अंदर। तो एक प्लांट जो है वो लंबा था और एक प्लांट जो है वो बोना था। देखिए बता सकते हैं, आपसे ये पूछे कि कौन सा प्लांट लंबा है तो आप बता सकते हो ये लंबा है ये बोना है, इसका मतलब बाह्य आकार से संबंधित चीज हो गई ना, तो आप बता सकते हो। तो लंबापन और बोनापन ये जो चीज बता रहे हो ये कौन से कैरेक्टर्स हैं? ये फिनोटाइपिकली कैरेक्टर है, ये लक्षण प्रारूप है जो देखने पर दिखाई देते हैं। बट आपको ये कहे कि ये जो प्लांट है उनके अंदर जीन कैसे हैं, इस प्लांट की जीनी स्ट्रक्चर कैसी है, तो जैसे लंबे पादप जो होते हैं वो थोड़ी बहुत जेनेटिक्स आपकी पहले पढ़ी हुई है कि लंबे पादपों के लिए जीनोटाइप के लिए पादप या तो ऐसे होंगे कैपिटल टी, क्योंकि लंबेपन के लिए एलील जो होते हैं कैपिटल टी है, बोनेपन के लिए स्मॉल टी है। तो दोनों एलील हमेशा पेयर में होंगे तो दोनों कैपिटल टी होंगे, तो जाहिर सी बात है प्लांट जो है वो लंबा होगा। मगर प्रभाविता के नियम के अंदर ये भी पता लगता है कि अगर विषम युग्मज अवस्था में हो कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली केस में आए तब भी कैपिटल टी वाला जो होता है अपना प्रभाव प्रकट करता है, स्मॉल टी जो एलील है उसका प्रभाव छिप जाता है। सही तो प्रभाविता का नियम क्या था, आगे हम डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे पादप जो विषम युग्मज अवस्था में है यानी अशुद्ध है, मगर फिर भी ये भी पादप उतने ही लंबे होंगे जैसे ये पादप होंगे। तो अब अपन बता सकते हैं कि भाई ये पादप लंबे हैं मगर इनकी जीनी स्ट्रक्चर कैसी है? कैपिटल टी वाले भी इतने लंबे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले भी इतने लंबे हैं, कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। प्लांट को देख करके बिल्कुल पता नहीं लगा सकते हैं, क्रॉस करा करके अपन पता लगा सकते हैं। इसी चीज का मेंडल ने आगे चल करके टेस्ट क्रॉस दिया था। टेस्ट क्रॉस में अपन ये बता सकते हैं किसी कोई भी प्लांट जो है वो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग या जीनोटाइपिकली होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, जीनोटाइप के अकॉर्डिंग वो समयुग्मजीय है या विषम युग्मजीय है, इसका पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस बताया था मेंडल ने। मगर फिलहाल अपन टेस्ट क्रॉस की बात नहीं कर रहे, अपन सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लांट को देख करके उसकी जीन्स के बारे में बता सकते हो क्या? फॉर एग्जांपल किसी भी अपन ह्यूमन बीइंग को देखकर अपन पूछे कि इसके अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी है, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस क्या है, नहीं देख के बता सकते। मगर आपसे ये पूछ ले कि ये दो इंडिविजुअल्स दो मनुष्य खड़े हैं, आप एक ही कौन सा लंबा है कौन सा कौन है, आप देख के बता सकते हैं। तो कोई भी लक्षण जो बाहर से दिखाई देते हैं वो तो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कैरेक्टर होते हैं, और वो कैरेक्टर्स वो स्ट्रक्चर जो जीन से रिलेटेड है, इंटरनली चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती, वो जीनोटाइप होते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप वर्ड क्या होते हैं। इसके बाद में अगला शब्द अपन उपयोग में लेते हैं F1 और F1PD। F1 और F2PD, F1 F2 F3 कितने भी अपन नाम दे सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली अपन जेनेटिक्स के अंदर बहुत बार इन वर्डों को यूज में लेते हैं। 10th क्लास के अंदर आपने F1PD F2PD कई बार नाम लिया था। PD का मतलब जनरेशन होता है, तो जनरेशन हुआ है तो फिर जीवन क्यों नहीं लिया? F वर्ड का क्या मतलब है?
देखो बच्चों, आपको बताता हूँ कि एफ वर्ड एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फीलियल। फीलियल वर्ड का मतलब ही जनरेशन होता है, पीढ़ी होता है। तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F1 का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, यानी पहली जनरेशन वो कौन सी होगी? जनकों के मध्य क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले मेंडल ने लंबे पादप और बोने पादप लिए थे, दोनों के बीच में क्रॉस पोलिनेशन पर परागण कराया था और फिर प्रथम पीढ़ी प्राप्त की थी। जो उनसे पीढ़ी प्राप्त हुई उसको F1 पीढ़ी यानी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पहली जनरेशन यानी पहली पीढ़ी नाम दिया था। फिर उसके बाद में F2 पीढ़ी यानी उनके बाद में जो दूसरी पीढ़ी मिली वो F2 पीढ़ी यानी सेकंड फीलियल जनरेशन। F1 पीढ़ी के बाद वो स्वयं परागण कराया मेंडल ने, हमेशा स्वयं परागण हुआ था F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए। और स्वयं परागण से जो पीढ़ी प्राप्त मिली थी F1 पीढ़ी के बाद में स्वयं परागण से कराने पर जो पीढ़ी प्राप्त हुई थी उसको F2 पीढ़ी कहा गया था। F2 पीढ़ी में फिर से स्वयं परागण करा के अगली पीढ़ी प्राप्त हुई, उसे F3 पीढ़ी कहा गया था। तो यहाँ पर F का मतलब होता है फीलियल, फर्स्ट फीलियल जनरेशन और सेकंड फीलियल जनरेशन। अगला है प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स या ट्रेट्स। प्रभावी ऐसे लक्षण या प्रभावी कारक भी बोल सकते हैं अपन, प्रभावी एलील भी बोल सकते हैं, क्योंकि एलील भी दो होते हैं एक जीन के एलील। एक तो एलील ऐसा होता है जो अपने लक्षण को प्रकट कर पाता है F1 पीढ़ी में, एक एलील ऐसा होता है जिसके लक्षण जो होते हैं F1 पीढ़ी में छिप जाते हैं। तो ऐसे एलील या ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, जनकों के मध्य क्रॉस कराने के बाद में जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है उसके अंदर जो लक्षण प्रकट होते हैं वो लक्षण प्रभावी लक्षण, और जिस कारक से संबंधित वो लक्षण प्रकट होते हैं उस कारक को प्रभावी कारक, और जिसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं जो छिप जाते हैं उसे अप्रभावी कारक, और ऐसे लक्षण को अप्रभावी लक्षण अपन कहते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात, लंबे और बोने पादपों के मध्य क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी पादप लंबे प्राप्त हुए थे। इसका मतलब क्या हो गया कि लंबापन वाला लक्षण है वो प्रभावी लक्षण है और बोनेपन वाला लक्षण जो है वो अप्रभावी लक्षण है। और अगर अपन इसी कोई एलील से जोड़ दे तो लंबेपन के लिए कैपिटल टी था, स्मॉल बोनेपन के लिए स्मॉल टी था, तो लक्षण कौन सा प्रकट हुआ? लंबापन वाला। इसका मतलब कैपिटल टी प्रभावी एलील है और स्मॉल टी अप्रभावी एलील है। इसका मतलब जो हो गया कि F1 पीढ़ी में जो प्रभाव जो लक्षण प्रकट होगा वो प्रभावी लक्षण होता है, जिस एलील का होगा वो प्रभावी एलील होता है। इसके बाद में पनेट वर्ग या चेकरबोर्ड, पनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड। पनेट, ये पनेट वर्ड क्या है? पनेट वर्ड क्या है? चेकरबोर्ड आप आरबीसी वाले स्टूडेंट सभी जानते हो कि पनेट चेकरबोर्ड का मतलब क्या होता है। जो अपन चेक करने के लिए युग्मकों की संख्या, युग्मनज किस प्रकार के बने उसके लिए अपन एक इस प्रकार से चौकोर स्क्वायर बनाते हैं, उसके अंदर ऐसे क्रॉस करवाते हैं, ये चेकरबोर्ड होता है, उनको पता है। मगर पनेट वर्ड भी कहते हैं अपन इसको। ये पनेट वर्ड क्या, पनेट का क्या मतलब है? सीबीएसई या एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका मीनिंग दिया हुआ है। फिलहाल जो अपनी आरबीसी बुक चल रही है उसके अंदर पनेट वर्ड का मतलब नहीं दिया हुआ, आपको बता देना चाहता हूँ। एक वैज्ञानिक का नाम था रेजिनाल्ड सी पनेट, रेजिनाल्ड सी पनेट एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने एक आरेखीय ग्राफ प्रस्तुत किया था। यानी ये जो पनेट वर्ग है ये रेजिनाल्ड सी पनेट वैज्ञानिक ने विकसित किया था, जिसकी सहायता से अपन जनकों से युग्मकों का उत्पादन होना, युग्मकों से युग्मनज बनना, इन सब के बारे में अध्ययन कर पाते हैं कि कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे, युग्मक आपस के अंदर वापस संलयित होंगे तो युग्मनज बनेंगे, तो युग्मनज किस प्रकार बनेंगे, समयुग्मजीय अवस्था में आएंगे, विषमयुग्मजीय अवस्था में आएंगे, फिर उसके बाद में फिनोटाइप, जीनोटाइप, अनुपात, ये किस प्रकार से निकलते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन अपन करते हैं। जिस आरेख से करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ये, इसी को ही अपन पनेट वर्ग कहा जाता है। बेसिक आरबीसी के अंदर इसको चेकरबोर्ड कहते हैं, जो अपन मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बनाते हैं, तो इसी चेकरबोर्ड इसी पनेट वर्ग कहते हैं। पनेट का मतलब रेजिनाल्ड सी पनेट है, ठीक है। अगला शब्द है अपना व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस। ये शब्द हो सकता है आपके लिए नया हो। व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? हालांकि इस प्रकार के संकरण से मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बेसिक चीज क्या होती है कि व्युत्क्रम संकरण के अंदर क्या किया जाता है, जनक जो होते हैं, पेरेंट जो प्लांट होते हैं, उनके जेंडर चेंज कर दिए जाते हैं, उनके लिंग चेंज कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कैपिटल टी वाले प्लांट लिए, स्मॉल टी वाले, यानी एक तो लंबे पादप लिए थे, समयुग्मजीय लंबे, और यहाँ पर समयुग्मजीय बोने पादप लिए। इनके मध्य क्रॉस कराया प्रथम पीढ़ी के अंदर, अपन को विषमयुग्मजीय अवस्था में पादप मिले और ये पादप भी सभी लंबे थे। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद डिटेल से अपन इसको पढ़ेंगे। अब दोनों पादपों में क्रॉस कराया यानी पर परागण कराया था, तो जाहिर सी बात है कि एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र के ऊपर आकर के गिरे हैं। जिसके वर्तिकाग्र पर आकर गिरे हैं वो तो फीमेल प्लांट हो गया, और जिसके परागकण आए हैं वो मेल प्लांट हो गया। तो इनमें से एक तो मेल प्लांट, जैसे अपन लंबे पादप को मेल प्लांट मान ले और बोने पादप जो है उनको फीमेल प्लांट मान ले। ये वाला सिंबल जो होता है
नर के लिए होता है, ये वाला सिंबल जो होता है मादा के लिए होता है। तो यहाँ पर ये नर पादप था, लंबा पादप नर पादप था, और बोने पादप जो थे वो मादा पादप थे। दोनों के मध्य क्रॉस कराया FNPD के अंदर सभी पादप को लंबे मिले थे। अब व्युत्क्रम संकरण क्या बताता है कि व्युत्क्रम संकरण के अंदर इन दोनों पादपों के जेंडर चेंज कर दिए जाते हैं, लिंग चेंज कर दिए जाते हैं। यानी जो लंबे पादप जो थे वो बोने पादप मान लिया अपन, और जो बोने पादप जो लंबे पादप थे उनको मादा पादप मान लिया, और जो बोने पादप थे उनको अपन नर पादप मान लिया। फिर उसके बाद में क्रॉस कराए तो भी अपन को FNPD के अंदर सभी पादप लंबे प्राप्त होंगे। अभी आपको मैं बता चुका हूं पहले कि व्युत्क्रम संकरण का मतलब इतना ही होता है कि जनकों की लिंग चेंज कर देना, जेंडर चेंज कर देना। जो नर पादप है उनको मादा पादप मान ले, और मादा पादप है उनको नर पादप मान ले। उसके बाद में क्रॉस कराएं तो भी मेंडेलियन जेनेटिक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परिणाम बुक का वही आएगा। FNPD में जैसे पादप पहले वाले केस में मिले थे वैसे ही पादप सेकंड केस के अंदर भी अपन को मिलेंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स पर व्युत्क्रम संकरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बट साइटोजेनेटिक्स जो होती है, कोशिका द्रव्य वंशागति, जो आप हायर क्लासों के अंदर पढ़ोगे, कोशिका द्रव्य वंशागति साइटोजेनेटिक्स, उसके अंदर इस व्युत्क्रम संकरण का प्रभाव पड़ता है, यानी परिणाम में परिवर्तन होता है। अब अपन बात करते हैं अगला शब्द एकल संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। एकल संकर संकरण, इससे पहले आपको मैं थोड़ी बहुत बातें बता देना चाहता हूं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के अंदर 7 जोड़ी विपर्यार्थी लक्षणों का चयन किया था। मेंडल ने मटर के पादप के अंदर सबसे पहले 34 जोड़ी विपर्यार्थी लक्षणों का चयन किया था। विपर्यार्थी लक्षण का मतलब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रैक्स, यानी एक दूसरे के विपरीत कॉम्बिनेशन वाले, कि जैसे पादप की लंबाई वाला एक लक्षण है तो उसमें 2 विकल्प मिल गए, या तो पादप लंबा होगा या पादप बोना होगा। ऐसे 34 जोड़ी का सिलेक्शन किया था, फिर उसमें 22 में आया, फिर लास्ट में चल करके 7 जोड़ी विपर्यार्थी यानी विपरीत स्वरूप वाले लक्षणों का मेंडल ने मटर के पादप में चयन किया था। अब ये 7 जोड़ी लक्षण जो थे उनमें से एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तब एकल संकर संकरण, और जब 2 लक्षणों की वंशागति का एक साथ अध्ययन करते हैं तो द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो सबसे पहले अपन ये बात करते हैं कि 7 जोड़ी जो मेंडल ने विपर्यार्थी लक्षण चुने थे वो कौन कौन से थे। मटर के पादप के अंदर 7 जोड़ी लक्षण जो चुने थे वो कौन कौन से थे। हालांकि यहाँ पर कोई ये टेबल लर्न करना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, जो आपको मैं इस टेबल के अंदर बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 जो लक्षण थे उनके विपर्यार्थी स्वरूप का मतलब ये हो गया कि एक तो विपरीत स्वरूप 2 होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि पादप या तने की लंबाई एक लक्षण है, उसके 2 विपरीत स्वरूप क्या हो गए, या तो लंबापन या बोनापन। अब एक लक्षण जो है उसके 2 विपरीत स्वरूप है, उनमें से एक स्वरूप जो है वो प्रकट होगा, जो प्रकट होगा तो वो तो प्रभावी स्वरूप है, जो प्रकट नहीं होगा वो अप्रभावी स्वरूप है। तो प्रत्येक एक लक्षण के 2 अपने पास एलील है तो 2 ही उसके विकल्पी स्वरूप होंगे, एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा। तो पहले तो हम 7 लक्षणों की बात करते हैं। 7 लक्षण को कौन से थे। सबसे पहला लक्षण था पादप या तने की लंबाई, दूसरा बीज का आकार, तीसरा बीज या बीज चोल बोल सकते हैं अपन का रंग, अगला फली का आकार, अगला फली का रंग, अगला पुष्प की स्थिति, और अगला हो जाएगा पुष्प, या इसको अपन बीज कवच भी बोल सकते हैं। आरबीसी बुक में पुष्प को बीज का कवच बोल रखा है, बीज कवच का। ये 7 लक्षण थे। अब अपन बोल रहे हैं 7 जोड़ी विपर्यार्थी, जोड़ी शब्द आ गया, यानी प्रत्येक एक लक्षण के 2 विपरीत स्वरूप होंगे जिनमें एक प्रभावी होगा और एक अप्रभावी होगा। तो अपनी लाइन पूरी सही हो रही है। 7 जोड़ी विपर्यार्थी लक्षण, अभी तो लक्षणों के नाम लिखे हैं, इनके दो प्रभावी और अप्रभावी कारक कौन कौन से थे वो अपन बात करते हैं। तो देखो ये भी याद करने का तरीका है, कंफ्यूजन नहीं होना, इनमें रटना नहीं है। एक तो पादप की लंबाई का, 2 बीज के, 2 फली के, 2 पुष्प के। पादप की लंबाई एक लक्षण हो गया, उसको अलग कर दो। फिर बीज के 2, एक तो बीज का आकार, एक बीज का रंग। फिर फली के 2, फली का आकार, फली का रंग। फिर पुष्प के 2, पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति। इजीली याद हो जाएंगे मेरे ख्याल से, अभी आपको याद होंगे। 2 बीज के, 2 पुष्प के, 2 फली के और एक पादप की लंबाई। फली और बीज में दोनों में सेम है, बीज का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, फली का आकार। पुष्प के अंदर पुष्प का रंग और पुष्प की स्थिति, यानी कहां पर लगे हुए पुष्प। ये 7 लक्षण थे। अब प्रभावी और अप्रभावी स्वरूपों की हम बात करते हैं। तो देखो
पादप में, पादप या तने की लंबाई में अपन डिस्कशन कर चुके हैं कौन कौन से थे। लंबापन, या तो पादप जो होता है लंबा होगा या पादप बौना होगा। जो लंबेपन वाला लक्षण जो होता है वो प्रभावी लक्षण है, क्योंकि F1PD के अंदर सभी पादप लंबे मिले थे, इसलिए लंबापन प्रभावी कारक हो गया, यानी प्रभावी स्वरूप हो गया। तो पादप या तने की लंबाई में लंबा और बौना, ये दो विपर्यासी स्वरूप हो गए। इसके बाद में बीज के आकार में बात करते हैं, तो बीज का आकार या तो बीज गोल होंगे या बीज जो होते हैं वो झुर्रीदार होंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं बीज का रंग या बीज चोल का रंग, बीज के चारों तरफ पाया जाने वाला आवरण, उसका रंग या बीज का रंग की बात करते हैं तो पीला प्रभावी और हरा जो होता है वो अप्रभावी। फली का आकार की बात करते हैं तो फली जो होती है या तो प्रभावी के अंदर तो फूली हुई और अप्रभावी के अंदर संकुचित। फली के रंग की बात करते हैं अपन तो हरी यानी हरा रंग जो फली का है वो प्रभावी है और पीला रंग जो होता है वो अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति की बात करते हैं तो पुष्प या तो अक्षीय वर्ड आ सकता है या कक्षीय, बात एक ही है, यानी अभी मैं दोनों को बता देता हूँ फिर डायग्रामेटिकली बताऊंगा। पुष्प की स्थिति अक्षीय या कक्षीय तो प्रभावी है और शीर्षस्थ या अंतस्थ जो है वो अप्रभावी है। अब ये क्या वर्ड हो गया, अक्षीय कक्षीय शीर्षस्थ अंतस्थ। देखो पुष्प जो होते हैं या तो पादप के अंतस्थ सिर पर यानी शीर्ष पर लगे या इसके अक्ष में या कक्ष में पार्श्व में लगे, ये दो स्थितियां हो गई है। अगर यहाँ पर लगे हैं तो अक्षीय या कक्षीय कहलाएंगे, यहाँ पर लगे तो शीर्षस्थ या अंतस्थ कहलाएंगे। तो यहाँ पर लगे पुष्प जो है वो तो प्रभावी है और यहाँ पर जो लगते हैं वो अप्रभावी है। समझ में आ गया कि इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है। अगला जो लक्षण है वो है पुष्प का रंग या बीज कवच का रंग। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अपनी आरबीसी की इस साल की बुक के अंदर बीज कवच का रंग दे रखा है, पुष्प का रंग नहीं दे रखा है। हालांकि वहां पर नीचे नोट डाल करके एक लाइन दी हुई कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बीज कवच के रंग को पुष्प का रंग भी मांगा है। तो यहाँ पर पुष्प का रंग जो होता है उसके अंदर बैंगनी या धूसर भी कह सकते हैं प्रभावी और सफेद जो रंग होता है वो अप्रभावी। ये मेंडल द्वारा चयन किए गए 7 जोड़ी विपर्यास लक्षण थे जिनमें प्रभावी और अप्रभावी लक्षण एक साथ हो रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि निम्न में से अप्रभावी लक्षण है। मटर के पादप में 7 जोड़ी जो लक्षण चाहिए निम्न से अप्रभावी लक्षण है। गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ होती है यहाँ पर, हरा पीला और पीला हरा। बीज का रंग जो है उसमें पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है, जबकि फली के रंग के अंदर हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। बेसिकली अपने दिमाग के अंदर ऐसी टेंडेंसी फीड हो जाती है कि हरा रंग जो है वो प्रभावी होगा, जैसे फली जो है फूली हुई प्रभावी है, इसका मतलब फूली हुई फली जो होती है हरी होगी, अपन ये मान सकते हैं, तो वो प्रभावी है, इसका मतलब हरा रंग प्रभावी है, पीला हमेशा अप्रभावी होता है। तो बीज के रंग के अंदर भी अपन हरा अप्रभावी मान लेते हैं और पीला जो है प्रभावी मान लेते हैं। दिमाग के अंदर एक सेटअप बन जाता है, इसीलिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन डालते हैं कि निम्न में से कौन सा अप्रभावी लक्षण है। वहां पर अपन ये पीला जो है ये प्रभावी लक्षण है मगर इसको अप्रभावी कराते हैं, क्वेश्चन अपना गलत हो जाता है। ध्यान रखना है आपको, बीज के रंग के अंदर पीला जो है वो प्रभावी है, हरा अप्रभावी है, जबकि फली के रंग के अंदर हरा प्रभावी है, पीला अप्रभावी है। सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये चीज बताने के लिए मैंने आपको ये टेबल बताई है। अब अपन बात कर रहे थे टर्मिनोलॉजी के अंदर एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया। मेंडल ने जो संकरण प्रयोग किए थे उन संकरण के अंदर इन 7 जोड़ी विपर्यास लक्षणों में से केवल एक लक्षण को लिया, यानी पादप की लंबाई वाला लक्षण लिया, यानी एक लंबा पादप लिया और एक बोना पादप लिया और उन दोनों के मध्य क्रॉस कराया, तो वहां पर एक ही लक्षण की वंशागति चल रही है। आप कहीं सोच रहे हैं कि लंबा पादप और बोना पादप दो लक्षणों की वंशागति, यानी लक्षण एक है। ध्यान रखना आपको, ये लक्षण है, पादप की लंबाई वाला लक्षण है, जिसमें लंबे पादपों का क्रॉस बोने पादपों से करवाया, तो एक ही लक्षण की वंशागति चल रही है। तो एक लक्षण की वंशागति को आधार मान करके जब क्रॉस कराया जाता है तो ऐसे क्रॉस को अपन एकल संकर संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मगर जब दो लक्षणों की वंशागति को एक साथ क्रॉस करवाया जाता है, यानी एक साथ वंशागति का अध्ययन किया जाता है, दो लक्षणों को एक साथ लिया जाता है, जैसे अपन ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या लिया था, गोल व पीले बीज वाले पादपों का क्रॉस झुर्रीदार और हरे बीज वाले पादपों से करवाया। अब यहाँ पर 4 चीजें चल रही है, मगर आपको ध्यान देना 4 चीजें चल रही है, इसका मतलब 4 तो क्या हो गए,
हर एक लक्षण के 2 विपर्यासी स्वरूप हो गए, इसका मतलब लक्षण 2 है। 4 विपर्यासी स्वरूप है तो लक्षण 2 आधे कर देने हैं आपको। गोल व पीले बीज वाले पादपों का क्रॉस हरे व झुर्रीदार बीज वाले पादपों से कराया, तो लक्षण 2 ही चल रहे हैं। कौन कौन से? बीज का रंग और बीज का आकार। गोल व पीले बीज वाले प्रभावी साइड में ले लिया, पादपों का क्रॉस झुर्रीदार व हरे बीज वाले पादपों से कराया। तो यहाँ पर 2 लक्षणों की मंशा करके एक साथ अध्ययन कर रहे हैं अपन, तो ये हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना एकल संकर संकरण, 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन करना द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं अपन, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, 3 से ज्यादा अपन ने करा लिया तो पॉली हाइब्रिड क्रॉस आ जाते हैं। मगर नॉर्मली अपन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड ये 2 ही अपने, इससे ज्यादा फिर पॉली हाइब्रिड क्रॉस के अंदर चले जाते हैं। तो ये जेनेटिक्स की शब्दावली हो गई है, जिसके अंदर बेसिकली अपन कौन कौन से वर्ड्स को अपन यूज में लेते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, मगर उनका मतलब आप तब समझ पाओगे जब मैं आपको डिटेल से मेंडल की वंशागति के तीनों नियम एक्सप्लेन कर दूंगा। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस के फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो अपन निकाल लेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे अगले 2-3 टर्म और हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना काफी, अगला नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।